हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग पर्पस से बहुत अच्छा है और इसका बेस जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से इसका तैयार होता है, यानी पीरियोडिक टेबल का जिसको बहुत अच्छे से तैयार है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना जिसको जितनी जल्दी आ जाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग ये चैप्टर होता है। तो अगर आपका ये तैयार नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल और कल जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का वीडियो आपको दिया था उसको बहुत ध्यान से लास्ट तक देखेंगे और उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में ये एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और शॉर्ट में आपको याद करने के लिए नाने, पापा, आंसू, सब, बीमार, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टू हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड हैं और बिस्मथ मेटल है। यानी ऊपर से नीचे जब आप मूव कर रहे हैं तो कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर घट रहा है इस ग्रुप में, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसका ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन एयर 78% बाई वॉल्यूम होती है एयर में। एंड इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन फाउंड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। अभी बोर्ड वोर्ड में तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा भी जा सकता है। सीबीएसई में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन अभी पूछा जा सकता है। बाई चांस एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपसे पूछने के लिए। तो चिली साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर, इनका नाम याद रहते हैं, भूल जाते हैं कौन कौन सा है। तो आपको याद रखना है चिली साल्ट पीटर यानी NaNO3 है और इंडियन साल्ट पीटर KNO3 है। इंडियन साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट है और चिली साल्ट पीटर NaNO3 है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल्स में किस फॉर्म में? हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन। यानी नाइट्रोजन ना हो तो हमारे अंदर प्रोटीन नहीं होगी, तो हम भी यानी प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी जिंदा नहीं होंगे। यानी नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, किसके फॉर्म में? प्लांट और एनिमल्स में प्रोटीन के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है। एंड नेक्स्ट फॉस्फोरस प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज लिविंग सेल्स। एंड नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट रेडियस, एटम की रेडियस यानी कि कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की बात अगर हम करेंगे तो नानी, पापा, आंसू, सब बीमार, नॉर्मल जो आपका कॉमन सेंस कहता है 10th तक आपने जो पढ़ा है या 11th में जो भी पढ़ा है उस सेंस के हिसाब से जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ता है, यानी एटॉमिक रेडियस को बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कॉमन सेंस की बात हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है? नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक बढ़ रही है। कंसिडरेबल इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, मतलब जैसे बढ़ना चाहिए कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो उसका साइज बढ़ेगा, तो वैसे बढ़ती है। लेकिन आर्सेनिक टू बिस्मथ क्या होता है? आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। केवल कोवेलेंट रेडियस में एक स्मॉल इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, जबकि ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था। तो आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। कारण उसका क्या है? ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट इज लेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर। यहाँ पर आर्सेनिक टू बिस्मथ तक बढ़ी तो लेकिन कम बढ़ी, इस इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं या कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। एक चीज हम यहाँ डिस्कस करना भूल गए, वैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इसका 15 ग्रुप फैमिली का क्या लिखेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, S में 2 जाएंगे, P में 3 जाएंगे, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया NH2 NP3। N क्या हो गया? जिस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने वाले हैं वो एलिमेंट किस पीरियड में प्रेजेंट है, वो पीरियड की संख्या N की जगह भर दी जाएगी। जैसे नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2s2 2p3, और 2s2 के पहले एक कोई नोबल गैस लिखनी होती है। कौन सी लिखनी होती है वो आपको याद रखना है कि 2s2 के पहले हीलियम लिखी जाती है, या हीलियम के बाद 2s2 आता है, यानी नियोन के बाद 3s, आर्गन के बाद 3d, क्रिप्टन के बाद 4d और या 5s, ऐसे करके जिनोन के बाद 6s आता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो 2s के पहले हीलियम। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में है तो 3s2 3p3
और फर्स्ट एस के पहले कौन सी नोबल गैस भरी जाएगी, वो तो नियोन। आर्सेनिक किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, तो एन की वैल्यू 3 भर दी। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला गड़बड़, 4p3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्सेनिक का 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी का हो गया क्रिप्टन का 4d10 5s2 5p3, और बिस्मथ का हो गया 6s2 6p3। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, जब आप फोर्थ पीरियड में पहुंचते हैं तो 4s2 भरने के पहले आपको हफ्ता देना पड़ेगा डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक से होकर के निकलेंगे तो 3d10 भरी जाएगी, यानी 4s2 के पहले नोबल गैस तो हो गई आर्गन, लेकिन हफ्ता किसको देना है, डी को, तो d10 और ऐसे ही जब आप 5s2 यानी फिफ्थ पीरियड में पहुंचेंगे तो फिफ्थ पीरियड में भी आपको हफ्ता देना है, किसको, 4d10 को। और फिफ्थ पीरियड में नोबल गैस कौन सी भरी जाएगी, क्रिप्टन। सिक्स्थ पीरियड में नोबल गैस कौन सी भरी जाएगी, जिनोन। और हफ्ता किसको देना पड़ेगा, सिक्स्थ पीरियड में आते ही एक और बड़ी गैंग आपको मिलेगी उस इलाके में, कौन सी गैंग, 4s गैंग। यानी सिक्स्थ के पहले नोबल गैस भरी जाएगी जिनोन, और 2 लोगों को हफ्ता देना है, 2 गैंग को, एक है आपका 5d10 और एक है 4f14। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर लेना है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर आइए, ये वाली बात हम जो कर रहे थे, ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट इज लेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर। शील्डिंग इफेक्ट जब कम होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर क्यों हो जाता है, उसको आप समझ लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हेलमेट सिर पर लगाते हैं ना, तो हेलमेट क्या करता है आपके सिर को, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बाई चांस सड़क पे गिरे तो सड़क और आपके सिर के बीच में कौन आ जाता है, हेलमेट आ जाता है, और हेलमेट आपके सिर को इफेक्टिवली शील्ड कर रहा है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस वाले आपको हेलमेट लगाने के लिए जबरदस्ती करते हैं ना। तो हेलमेट किसके बीच में आ गया, सड़क के बीच में। सपोज ये सड़क है, ये आपका सिर है, और इसके बीच में हेलमेट की पूरी लेयर आ जाती है जो कि आपके सिर को प्रोटेक्ट करती है। वही चीज यहाँ पर देखिए, समझिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्सन होता है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये एटम है, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये शेल्स है, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल हुआ, ये बस एक ही बार बताएंगे, आगे अब नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 11वीं में भी आपको बता चुके हैं ये। तो ये वैलेंस शेल है, ये अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन है ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और उतना ही साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, कौन सी, 3D 4D और 5D की फिलिंग हो रही है। ये जो कहाँ से कहाँ तक नहीं बढ़ा, ये आर्सेनिक से बिस्मथ तक नहीं बढ़ा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या कह रहा है, आर्सेनिक में 3D10 है और यहाँ पे 4D10 है, और बिस्मथ में 4F14 और 5D10 है, इतने दो हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी जो ये जो ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल भरी जा रही कैसी होती है, मोटी तगड़ी होती है, यानी डिफ्यूज फॉर्म में होती है। डिफ्यूज फॉर्म में होती है मतलब, डिफ्यूज मतलब फैली हुई होती है, फैली हुई होती है। तो बीच में, यानी कहाँ, ऑर्बिटल्स के बीच में जाकर के ये न्यूक्लियस को और जो बैलेंस सेल है इनके बीच में ऐसे घुस करके उसको शील्ड नहीं कर पाती। जैसे कि हेलमेट आपके सिर को शील्ड कर रहा था जमीन से टकराने से, वैसे ही यहाँ ये जो ऑर्बिटल्स हैं बीच में, ये शील्ड करती हैं न्यूक्लियस को, शील्ड करती हैं न्यूक्लियस को। मतलब अगर ये बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में ऐसे आ गए, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये बैलेंस सेल है, ठीक है। अब बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में अगर आ गई, यहाँ पर आकर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सपोज मेरा सिर्फ न्यूक्लियस है और ये बैलेंस सेल है, और डी ऑर्बिटल, डी शेल है, बी एफ सब शेल है, डी सब शेल या एफ सब शेल ऐसे आ गए बीच में, बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि ये इफेक्टिवली शील्ड कर रही है, ठीक है ना। और ऐसा होता है कि sp2 जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये sp2, तो
पेनिट्रेशन पावर जिसकी हम बात करें, पेनिट्रेशन पावर होता है सबसे ज्यादा S का, ठीक है। यानी पेनिट्रेशन पावर का मतलब हुआ पेनिट्रेट करने की पावर। पेनिट्रेट करने की पावर मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल्स की भीड़ में घुसने की पावर सबसे ज्यादा S की होती है। ये जल्दी से ऑर्बिटल की भीड़ में घुस जाती है और न्यूक्लियस को इफेक्टिवली शील्ड करती है। इफेक्टिवली शील्ड का मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है और ये बैलेंस सेल है, तो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में ऐसे घुस गई तो फिर क्या होगा, बैलेंस सेल का जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियस की तरफ, यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या भरे हैं, न्यूट्रॉन, वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इफेक्टिवली शील्ड कर रही है। छोटी वाली मतलब एस सबशेल। और जैसे जैसे सबशेल में नंबर ऑफ ये ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो वो डिफ्यूज होती चली जाती है। डिफ्यूज होती चली जाती है तो उसका पेनिट्रेशन पावर कम हो जाता है। पेनिट्रेशन पावर कम होने के कारण क्या हुआ, सपोज ये न्यूक्लियस है या बैलेंस सेल है, तो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल s के कंपैरिजन में कम पेनिट्रेट कर पाएगी, यानी s के कंपैरिजन में कम इसको इफेक्टिवली शील्ड कर पाएगी। और d और ज्यादा डिफ्यूज हो गई। p में क्या है, p की स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, p में 3 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और d में क्या होता है, d में ऐसे 5 होते हैं, या ऑर्बिटल्स कहो 5, यानी d और ज्यादा डिफ्यूज हो गई, p से और ज्यादा डिफ्यूज हो गई। s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। d p से ज्यादा डिफ्यूज हो गई, मतलब मोटी हो गई। तो यहाँ पर इफेक्टिवली यानी ऑर्बिटल्स की भीड़ में न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में ऑर्बिटल्स की भीड़ में घुस करके इसको इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर कम है। जितनी ज्यादा डिफ्यूज होगी ऑर्बिटल, उसका पेनिट्रेशन पावर उतना कम होगा, वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में जाकर के इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाएगी। इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जब ये ऑर्बिटल्स की भीड़ में ऐसे घुस करके इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पा रही है, ये यहीं रह गई, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ये बैलेंस सेल से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब हुआ ये इफेक्टिवली अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब इधर खींच जाएगा मतलब क्या हुआ, साइड पे इफेक्ट पड़ेगा ना, छोटा हो जाएगा। अगर बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ये इफेक्टिवली खींच रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया है ना, क्योंकि ये जो शेल है यानी ऑर्बिटल है, ये अंदर घुस करके इसको इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाए। अगर ये बैलेंस सेल के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इफेक्टिवली घुस करके ऐसे आ गई तो हम क्या कहेंगे कि ये इफेक्टिवली शील्ड हो रहा है। ठीक है, किसको इफेक्टिवली शील्ड कर रही है, न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को इफेक्टिवली शील्ड कर रही है, मतलब न्यूक्लियस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इससे बचा रही है। जैसे आपका हेलमेट, तो हेलमेट के उससे याद रखोगे तो आपको बड़ी इजीली ये याद रहेगा। तो ये पेनिट्रेशन पावर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन है, ये आपको 11th में बताया जाता है। ये ही आपको हर जगह याद रखना। यहाँ जो एनोमली आती है साइज की, वो इसी के कारण आती है। किसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, कहीं पर थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। जो भी एनोमली होगी साइज की, वो इसी के कारण होगी। यानी 3D S से कम पेनिट्रेशन पावर P की, P से भी कम पेनिट्रेशन पावर D की, और D से भी कम पेनिट्रेशन पावर F की। तो शील्डिंग की पावर फिर क्या होगी, जो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा वो ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड करेगा। तो सबसे कम इफेक्टिवली शील्ड कौन करता है, F। तो F अगर ऑर्बिटल भरी गई है तो ये कम इफेक्टिवली शील्ड करेगा, मतलब भीड़ में नहीं घुस पाएगा, तो न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं घुस पाएगा, तो फिर शील्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ रहेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि छोटा हो गया एटम का साइज, इसी के कारण। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होती है, तो ये इफेक्टिवली शील्ड न्यूक्लियर, मतलब चारों में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड कौन करेगा, ये करेगा। और ये डिफ्यूज होता है, ये नॉट effectively shield the nucleus। शील्ड का मतलब ये हुआ एक जो लेयर बना लेते हैं, जैसे आपके सिर के चारों तरफ एक शील्ड मतलब लेयर बना लेता है कौन,
हेलमेट। तो आपको सड़क हादसे में, सड़क से टकराने से बचाता है। आप अगर सड़क पे गिरे तो आपके सिर के सामने कौन आ जाता है, आपको शील्ड करने के लिए हेलमेट आ जाता है। तो इफेक्टिवली शील्ड कर दिया, समझ गए ना, सिर को ढक लिया उसने तो आपको इफेक्टिवली शील्ड कर दिया। वही चीज यहाँ पे है, बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में अगर इनमें से कोई सेल आएगी तो सबसे ज्यादा कम इफेक्टिवली शील्ड कौन करेगा, सबसे कम इफेक्टिवली शील्ड एफ करेगा, कारण मोटा है, उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि ऐसे ध्यान रखो कि कोई भीड़ है बहुत सारी, जैसे ये सब ऑर्बिटल्स की भीड़ में घुस के ही तो इफेक्ट मतलब शील्ड करेंगे। तो बहुत सारी भीड़ है तो ऐसे याद रखो, अपना नॉर्मल अपने डेली लाइफ से जोड़ लो। भीड़ भाड़ में पतला व्यक्ति जल्दी घुस जाएगा कि मोटा घुस जाएगा, ऐसे करके बीच में जहाँ कहीं भीड़ होगी पतला आदमी जल्दी घुस जाएगा। वही चीज यहाँ पे पतली यानी छोटी मोटी ऑर्बिटल जल्दी घुस जाएगी। और जैसे जैसे एस से ज्यादा डिफ्यूज पी है तो पी एस के कंपैरिजन में कम पेनिट्रेशन पावर हुआ, पेनिट्रेशन मतलब घुसने की क्षमता, एंड डी का और कम पेनिट्रेशन पावर हुआ, एफ का और कम पेनिट्रेशन पावर हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ये डिफ्यूज होते जाएंगे इनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी, और पेनिट्रेशन पावर कम होने से क्या होगा, ये लेस इफेक्टिवली शील्ड करेंगे न्यूक्लियस को। अगर लेस इफेक्टिवली शील्ड करेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो उसका असर काहे पे पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा साइज ऑफ एटम पर या साइज ऑफ आयन पर। ठीक है, अभी ये तो बात हुई थी एटॉमिक रेडियस की। अब यहाँ देखिए आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के केस में क्या हो रहा, ये सब आपको याद नहीं करनी कि कितनी आयनिक रेडियस है, एक्चुअली तो ये दोनों ही आपके कोर्स में नहीं है। अगर 12th में आप अभी का सिलेबस पढ़िए तो उसमें इसको नहीं दिया गया है, इसके बाद की चीजें दी गई हैं, बट एक नॉलेज आपको होना चाहिए एटॉमिक और आयनिक रेडियस का, वो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये पीएम लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि आपको इतने पिकोमीटर की होती है याद करना है, आपको बस नॉर्मल इतना याद करना है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का कारण तो नॉर्मल है कि नंबर ऊपर से जब आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एटम का साइज बढ़ेगा, तो नॉर्मल है। एबनॉर्मल जहाँ है वहाँ पे आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट अभी आपसे 12th में तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, आर्सेनिक से एसबी में आते हैं तो साइज देखो डिक्रीज हुआ, एकदम बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, लार्ज डिक्रीज लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पर आर्सेनिक से बिस्मथ में जब आए तो 222 से 76 रह गई है, और फिर बढ़ी तो है लेकिन इनसे फिर भी कम है। देखो ध्यान से, बिस्मथ में एसबी से तो ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा, तो ज्यादा तो है, लेकिन इससे आर्सेनिक से अभी भी बिस्मथ की कम है। तो यानी यहाँ पर ये तो हुआ डिक्रीज, कैसा हुआ, लार्ज डिक्रीज हुआ यहाँ पर। और ये इंक्रीज का मतलब समझ लो यहाँ पर कि इंक्रीज किससे हुआ, एसबी से बड़ी है लेकिन आर्सेनिक से छोटी है, ये आपको याद रखना है। तो इंक्रीज का मतलब चाहो तो नोट लगा सकते हैं आप कि लार्जर देन एसबी बट, बिस्मथ के लिए है ना, बिस्मथ के लिए क्या है, लार्जर देन एसबी बट स्मॉलर देन आर्सेनिक। तो आपको ये ध्यान नहीं भूलेगा नहीं, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद नीट या वो दे रहे हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ये जो ट्रेंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन पावर। अभी आप जहाँ कहीं भी पूछा गया बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है कि लेस पेनिट्रेशन पावर ऑफ दिस ऑर्बिटल, कौन सी, डीएफ में से जो भी है, and this less effectively shield the nucleus, so effective nuclear charge increases and the atomic radius या ionic radius does not increase accordingly। तो यहाँ देखिए आर्सेनिक में क्या हो रहा है, आर्सेनिक में तो 3d10 भरा गया है तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, इंक्रीज हुई है आर्सेनिक तक, लेकिन आर्सेनिक से एसबी में एकदम डिक्रीज होने का कारण 4d लेस इफेक्टिवली शील्ड। 3d पहले से भरी थी, आर्सेनिक की 3d भी भरी होगी और 4d और भर गई, तो लेस इफेक्टिवली शील्ड द न्यूक्लियस, डी ऑर्बिटल लेस इफेक्टिवली शील्ड द न्यूक्लियस, so effective nuclear charge becomes greater। या
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और यहाँ पर क्या हुआ, 4f और भर गई, 3d 4d भरी थी और 5d भी भर गई है यहाँ पे नेक्स्ट में, और 4f और भर गई है, इसीलिए साइज इंक्रीज नहीं हुआ अप्रिशिएबली। एसबी से थोड़ा सा बढ़ा है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण, लेकिन इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर रही है 4f और 5d, इसलिए साइज ज़्यादा नहीं बढ़ा और साइज इनसे भी कंपैरेटिवली कम है। तो बच्चों अब टर्न आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नानी पापा आंसू सब बीमार इन सब में डिक्रीज डाउन द ग्रुप रेगुलरली। ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है ग्रुप में, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का कारण क्या है, क्योंकि साइज रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो आप वहाँ एटॉमिक साइज या कोवेलेंट रेडियस आपने देखा है, यहाँ से यहाँ तक खूब अच्छे से बढ़ी है, लेकिन यहाँ से यहाँ कम बढ़ी है। तो एटम का साइज अल्टीमेटली बढ़ा है, इसीलिए डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जबकि आयनिक रेडियस में थोड़ा वेरिएशन था, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और देखिए रीजन क्या है इसका, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, बता ही दिया, धीरे साइज बढ़ा है इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। क्योंकि साइज बढ़ा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चला गया न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कम लगेगी, ठीक है ना। देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट करने वाला है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच हायर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। 15 एलिमेंट्स की मच हायर होती है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स से बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसका कारण क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में p3 कन्फिगुरेशन है, p3 मतलब p सबशेल हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो यानी p का एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है इसके लिए। रीजन क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड स्मॉलर साइज, यानी 14 से 15 में आते हैं तो साइज तो छोटा होता है, साइज छोटा होने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। और दूसरा कारण क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, दोनों ही कारण के कारण यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच मोर हायर देन ग्रुप 14 एलिमेंट। देन ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा HI1 से। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए डेल्टा SI2, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डेल्टा SI3। यानी उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो डेल्टा SI3 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा SI2 देन डेल्टा HI1। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो न्यूक्लियस से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और जब हम दूसरा भी निकाल लेंगे तो अब न्यूक्लियस पे 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी पहले के अपेक्षा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस कंडीशन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है न्यूक्लियस का ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो SI3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो रेगुलर ट्रेंड है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर। अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट ये इसी को पढ़ा था। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक और Sb मेटलॉइड होते हैं, और बिस्मथ मेटल होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है और ये मेटेलिक हो गया, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ घट रहा है, और यहाँ पे मेटल था नहीं, ये मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। दोनों के टर्म में आपको पता होना चाहिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। कारण क्या है, ऑन मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हेंस मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो शेयर्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी घट रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ गई, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी। द नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में कॉमन सेंस है, जहाँ पूरे पी ब्लॉक में लागू होगा, इसको याद कर लो, समझ लो। सरफेस एरिया बढ़ता है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। पूरे पी ब्लॉक में 2 ही मेल्टिंग पॉइंट मतलब कैरेक्टर्स हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करेगा, या फिर अगर वो हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। यहाँ अभी तो एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बस 2 ही चीज़ें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, या फिर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ क्योंकि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जनरली बच्चे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी यहाँ भी देखते हैं एसबी और बीआई में, लेकिन यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखेंगे तो एटॉमिक साइज में आप पढ़ चुके हैं कि स्लाइटली इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ ज़्यादा नहीं होता बट इंक्रीज होता है। तो आप उसके हिसाब से बताएंगे कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक्चुअली क्या है, ऊपर वाले पेंटावलेंट बॉन्ड बनाते हैं और नीचे वाले सिर्फ ट्राइवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंस हो गया कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे डिक्रीज होने का कारण। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन से आर्सेनिक इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज होने का कारण सीधा सीधा है कौन सा वाला? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बढ़ा तो इंक्रीज हो गया। ये तो नॉर्मल कारण हो गया, यहाँ कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ डिक्रीज होने का कारण क्या है? यहाँ से यहाँ डिक्रीज होने का कारण ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सरफेस एरिया बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। यहाँ एक्सेप्शनल हो गया, और जहाँ एक्सेप्शनल हो गया वहीं रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन हो गया एग्जाम में आने लायक। तो ये ध्यान रखना है, आर्सेनिक से एसबी और बीआई का कम क्यों हुआ? कम क्यों हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कम हुआ, क्योंकि इनके 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उन सबके 5-5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर कम हो गया, ना कि सरफेस एरिया के कारण, क्योंकि सरफेस एरिया तो बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज, ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। क्यों हुआ ऐसा? उसका रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसबी एंड बीआई। ये A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया आपके लिए रीजनिंग का। अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज क्यों हुआ? उसका कारण क्या है कि ये दे फॉर्म ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्लेस ऑफ 5। ऊपर वाले सब 5 बना रहे थे, पेंटावेलेंट है, यानी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, या कभी भी पूछा जाए ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे हमने कहा 15 ग्रुप के ये एलिमेंट है, तो 15 ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी, तो 5 बैलेंसी तक बना सकते हैं। तो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये पेंटावेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पेंटावेलेंट है, जबकि ये दोनों ट्राइवेलेंट है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बिस्मथ इन स्पाइट ऑफ लार्जर साइज इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीकर देन एसपी। साइज लार्जर होने के बाद भी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है या इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहेंगे, मॉलिक्यूल तो नहीं है, बिस्मथ के एटम रहता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस उनके वीक होंगे।